बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस किंगडम प्रोटिस्टा। आपने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा है। 5 किंगडम सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटकर। इन 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक आपके पास किंगडम प्रोकैरियोटी में सारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स हैं लेकिन यूनिसेलर या सिंपल मल्टीसेलर, और किंगडम फंजाई के अंदर सारे के सारे एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। Kingdom Plantae consists of autotrophs and Kingdom Animalia consists of ingestive heterotroph. So these 5 kingdoms were based upon cellular organization, whether they are prokaryotes or eukaryotes, and their mode of nutrition. Either they are absorptive heterotrophs, autotrophs, or they may be ingestive heterotrophs. So इस बुनियाद के ऊपर इनकी 5 किंगडम्स बनाई गई। उनमें से किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा जो थी इनिशियली जब 2 किंगडम सिस्टम था, तो 2 किंगडम सिस्टम से जब 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस हुई तो इट वाज एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा। 1861 में जॉन हॉग ने इसको सजेस्ट किया, एंड देन लेटर ऑन अर्नेस्ट हैकेल ने इसके अंदर शफलिंग करके कुछ मजीद ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाले, व्हिच वर यूनिसेलर बैक्टीरिया एंड सम दीज वर बैक्टीरिया एंड सम यूकैरियोट्स लाइक यूग्लिना एटसेट्रा। और इस किंगडम के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म डाले गए जो दूसरी किंगडम्स के अंदर मिसफिट थे, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर किंगडम्स। इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। किंगडम प्रोटिस्टा इज आल्सो कॉल्ड एज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। अब व्हाई इट इज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन? बिकॉज़ दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई, although they apparently look like fungi, they are absorptive heterotrophs, but they do not have cell wall of chitin. So इनको निकाल के इसमें डाल दिया गया। कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में से निकाल के इसमें डाल दिए गए, जैसे स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा। इसी तरह प्लांट्स में से कुछ निकाले गए, वो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स which are apparently plant like due to autotrophic mode of nutrition, but they were excluded from kingdom Plantae because they do not develop from embryo. इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता था, इसलिए यहाँ से निकाल दिए गए। इन सबको आपने क्या नाम दिया? एल्गी, and now they are part of kingdom Protista. Same is the case with kingdom Animalia. Kingdom Animalia में से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स निकाले गए। वो जो एक्सक्लूड किए गए ऑर्गेनिजम्स, ये कौन से थे? किंगडम एनिमेलिया में से they were protozoans. Protozoans do not develop from blastula. They are not multicellular. They don't have tissue or organ system. So that's why they were excluded from kingdom Animalia. Now they are part of kingdom Protista. So आप देख सकते हैं कि इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड्स were excluded from kingdom fungi due to lack of chitin cell wall. Plant like protist algae were excluded from kingdom Plantae because they don't have embryo, they don't have multicellular sex organ 3D and archigonia, and they don't have protected zygote. So in reasons की वजह से algae, although they are autotrophs, they are plant like, but they were excluded from kingdom Plantae and now they are part of kingdom Protista. Same is the case with animal like protists, protozoans. They do not develop from blastula, that's why they were excluded from kingdom Animalia. So आपके पास यहाँ पर सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। This kingdom Protista consists of all those organisms which are excluded from other 3 kingdoms. That is why it is called as kingdom of exclusion. So kingdom Protista consists of animal like protists, plant like protists, and fungus like protists, slime molds and water molds. जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं यानी प्रोटोजोन जो है, ये एनिमल लाइक क्यों है? बिकॉज दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स बट दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला एंड दे आर यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें आपके पास यानी प्रोटोजोन जो है, दे वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया, वहां से ये निकाले गए। इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ब्रीफली हम इनको देख लेते हैं। नंबर 1 सार्कोडाइंस। सार्कोडाइंस कौन से हैं? दीज आर द protozoans which have organ of locomotion which is called as pseudopodia. Pseudopodia bearing organisms are called as sarcodines. इनमें से pseudopodia में से कुछ ऐसे हैं जो जिनके अंदर organ of locomotion pseudopodia है लेकिन इनके बाहर शेल नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बाहर शेल है। अब शेल लेस जो है, they are examples amoeba proteus, commonly present in ponds, water, etc. and it moves with the help of pseudopodia. And the other one is Entamoeba histolytica. होता है, it causes amoebic dysentery. It is present in water. It contaminates water. Somebody who takes water in their body, ये उसके large intestine में जाएगा और उसकी body के अंदर जाने के बाद वहां पर it will cause breakdown of the tissues and it causes dysentery. And dysentery और diarrhea दोनों में difference क्या है? Dysentery जो होती है इसके साथ लूज मोशन के साथ ब्लड भी होता है और इनके साथ डायरिया।
it is only loose motion. So it causes amoebic dysentery in human beings, and it passes through the stomach while it is having cyst. इसके बाहर cyst like structure होता है, protective covering होती है to pass unfavorable conditions. इसके जरिए से ये वहां से पास हो जाता है. Or they may have food vacuoles and other vacuoles which are responsible for their nutrition as well as osmoregulation, etc. Shell bearing जो sarcodines हैं, shell bearing sarcodines can be actinopods or foraminiferans. In case of actinopods, they have shells of silicon dioxide. In case of foraminiferans, they are having shells of calcium carbonate. These shell bearing sarcodines have calcareous or siliceous shells around their body, and these shells are porous. They can extend their pseudopodia out through these shelled structures, and these pseudopodia can come out and they will form philopodia or other reticulopodia like structures, and they are involved in entangling of food particles so that they can get these food particles. अब जो zooflagellates हैं, zooflagellates कौन से होते हैं? ये दूसरा ग्रुप है प्रोटोजोआ का. Protozoans can be flagella bearing. So those protozoans which have flagella as an organelle of locomotion, organelle of locomotion जिनके अंदर flagella होगा, इनको आप क्या कहेंगे? Zooflagellates. Zooflagellates can be monoflagellates if they are free living. ये marine water के अंदर होते हैं, और they can show a colonial structure. Colony हो सकती है, लेकिन each cell is independently ingesting food and surviving. So there is no tissue or organ great organization. These monoflagellates have some interesting characteristic. वो interesting characteristic क्या है कि इनके monoflagellate की जो flagellum होता है, इसकी बेस के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? They are provided with this collar-like structure. इस collar-like structure की वजह से इनको आप क्या कहते हैं? Monoflagellates. And these collared cells are also present in kingdom Animalia in phylum Porifera. Phylum Porifera के अंदर भी collared cells और यहाँ पर भी है, तो they might be the ancestor of kingdom Animalia. या somehow they have connecting link with phylum Porifera due to having similar structures like collared cell. Trypanosoma is a parasite. This trypanosoma is a parasite which causes a frequent sleeping sickness in human beings. It spreads with the help of a fly which is called as CC fly. CC fly is responsible for transmission of this parasite into the host, so and it will cause a frequent sleeping sickness in unlucky victims. Trichonymphus is a flagellate, multiflagellated structure. It is present in the gut of the termites. Termites की gut के अंदर ये मौजूद होता है, और वहां पर ये digestion of wood यानी cellulose की digestion में help करता है. Termites are not capable of digestion as far as cellulose is concerned, so they help in their cellulose digestion, and they are provided with some bacteria which are having cellulase enzyme. So they are coexisting in a mutualistic relationship. So these are also an example of zooflagellates. So आपके पास zooflagellates की तीन किस्में हैं: monoflagellates which are free living, trypanosoma which are pathogenic, and trichonymphus. It's a mutualistic or symbiotic organism which lives in gut of the termites. तीसरा जो आपके पास ग्रुप है, यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, उसमें से तीसरा ग्रुप जो है वो आपके पास सिलिएट्स हैं. सिलिएट्स, क्यों आप इनको सिलिएट्स कहते हैं? Why? Because they have organelle of locomotion which is called as cilia. Cilia और flagella में डिफरेंस क्या होता है? जो cilia होते हैं they are numerous, they are large numbered as compared to flagella. Flagella are few in number but larger in size, while cilia जो होते हैं, cilia are large in number but smaller in size. अलबत्ता इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो more or less similar होता है. तो ciliates जो होते हैं, इनकी बॉडी के बाहर एक और कवरिंग होती है. This covering is called as pellicle, which is flexible one and protect them. They have two kind of nucleus. इनके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं. एक छोटा न्यूक्लियस होता है, smaller nucleus, which is called as micronucleus, and the larger one is called as macronucleus. Micronucleus is involved in sexual reproduction, conjugation, while the macronucleus carry genes for growth and metabolism. इसके अलावा इनके अंदर contractile vacuoles भी होते हैं. These contractile vacuoles help them as far as osmoregulation is concerned. इनकी osmoregulation के दौरान extra water जो होता है, which is keep coming due to endosmosis, is removed from their body so that osmotic lysis can be prevented. तो osmotic lysis को रोकने के लिए इनके अंदर जो contractile vacuole है वो इनके अंदर osmoregulation का function perform करता है. इसकी जो example है वो आपके पास Paramecium है, Paramecium daphnia वगैरह. These are the most common ciliates. And next जो है वो आपके पास Sporozoa. Sporozoa जो होते हैं ये कौन से होते हैं? Sporozoa are also protozoans. They are protists. They are animal-like protists.
sporozoa, but they don't have any organelle of locomotion. They don't have any pseudopodia, cilia, flagella as far as their locomotion is concerned. So they can move with the help of flexing, but they don't have specialized organelle for their locomotion. इनके अंदर खास बात क्या होती है? They are spore producing. They produce spores in their life cycle, and they transmit from one host to next host with the help of a carrier. So इनके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट होंगे. One of the host is definitive host and the other one is carrier host. Definitive host के अंदर ये सिम्टम्स काज करेंगे और कैरियर होस्ट के थ्रू ये अपने डेफिनेटिव होस्ट तक पहुंचेंगे. मिसाल के तौर पे आप देखते हैं मलेरिया causing parasite Plasmodium belongs to this sporozoa group. They are also called as epicomplexans. ये epicomplexans या sporozoan जो होते हैं ये they are mostly pathogens. ठीक है, they are disease causing, they are pathogenic होने की वजह से होस्ट के अंदर ये सिम्टम्स काज करते हैं और उनके अंदर डिजीज कंडीशन अपीयर करते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर, इसी तरह स्पैरोज वगैरह के अंदर और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी है. दे आल्सो कॉज डिजीज इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस स्पोरोजोआ इज प्लाज्मोडियम. इट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग्स. सो ये आपके पास अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है किसकी? प्रोटिस्टा की. कौन से प्रोटिस्टा? प्रोटोजोआ. ठीक है जी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एल्गी जो है दे आर प्लांट लाइक. ठीक है जी. ये प्लांट लाइक क्यों है? बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक, बट एक्चुअली दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटिया, नाउ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम embryo, they don't have multicellular sex organs, Amphibian Archegonia, and they don't have protected zygote. The zygote is not protected inside their maternal body. So that is why they were excluded from kingdom Plantae. Algae के जो मेजर कैटेगरीज हैं आपके पास वो कौन सी हैं? They can be euglenoid, they can be dinoflagellates, diatoms, brown algae, red algae, and green algae. These are most common algal phyla. इनमें से जो सबसे पहले आपके पास यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड्स जो हैं, ये these are यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये सारे के सारे यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक एबिलिटी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड देयर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल A, B and carotenoids. ठीक है जी. They are autotrophs, but when it comes to dark, during dark they become heterotrophic. अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे तो ये डार्क हो जाएंगे, अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे तो they become heterotrophic, just like animals. So they have dual mode of life, autotrophic as well as heterotrophic. And some of the euglenides are permanent heterotrophs. They survive in the bottom of the sea where there is no light, and they survive heterotrophically. दूसरा जो आपके पास ग्रुप है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं दे आर अनयूजुअल बिकॉज इनके अंदर खास बात ये होती है कि दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड दे हैव इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स व्हिच आर आल्सो इम्प्रेग्नेटेड बाय सिलिका. अब इनके अंदर 2 फ्लैजिला हैं. देयर आर 2 फ्लैजिला as far as their vegetative cell is concerned. वो 2 फ्लैजिला में से one of the flagella is present in longitudinal group, other one is present in transverse group. ठीक है जी. तो अब इनका जो फ्लैजिला होता है one of the flagella propel their body, another one is wrapped around their body, and जब ये straightening होती है इसके अंदर तो they start spinning. Spin होने की वजह से इनका नाम dinoflagellates होता है. Chlorophyll A और C along with carotenoids, and they sometimes अगर favorable condition हो तो they produce population blooms. इनकी पॉपुलेशन जो होती है बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ब्लूमिंग होती है इनके अंदर कि दे कैन कॉज रेड टाइड्स. समंदर का पानी जो होता है इट बिकम्स रेड. They produce their population blooms and they turn water red. And during this blooming, they also produce some toxins. So इससे animal जो होते हैं वो दूसरे animal जो होते हैं inhabiting, they also get harmed. तीसरा जो ग्रुप है आपके पास उसको आप कहते हैं diatoms. Diatoms जो होते हैं इनके अंदर खास बात ये होती है कि they are having shells. These shells are inverted over one another just like petri dishes. ये petri dishes की तरह एक दूसरे के ऊपर inverted होते हैं. इनके जो shells होते हैं they are made up of siliceous. Their shells are made up of silica. ठीक है ना. इटली ये ग्लासी किस्म के और बड़े जबरदस्त किस्म के ऊपर पैटर्न्स होते हैं और ये ग्लासी किस्म की शेल्स बनाते हैं. तीसरी खास बात इनके अंदर क्या होता है? They are provided with chlorophyll A and C, and their vegetative cell is not motile, although their gametes are motile. अब ये 2 जो ग्रुप्स हैं यानी डायटोम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें से डायटोम्स जो होते हैं दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. जो आपको सबसे ज्यादा आपको मरीन वाटर के अंदर जो एल्गी मिलेंगे यूनिसेलुलर एल्गी, दे आर डायटोम्स, और उसके बाद फिर डायनोफ्लैजिलेट्स हैं. इसलिए इनको आप प्लैंक्टन्स कहते हैं. प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ड्रिफ्ट इन वाटर. दे कैन बी फाइटोप्लैंक्टन, दे कैन बी ज़ूप्लैंक्टन. ज़ूप्लैंक्टन्स में से आपने पढ़ लिया कि जो
animal like protists हैं, or they can be zooplanktons, and these are the phytoplanktons which are unicellular plant like protists. डायटोम्स के बाद नेक्स्ट में, यानी ये प्लैंक्टन जो है, इनके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या होते हैं? दे आर जाइंट्स ऑफ एल्गी। ये बड़े साइज के होते हैं और इनका साइज 75 मीटर हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ से छत तक शायद 3 मीटर होगा, तो 75 मीटर्स भी जाइंट्स, बहुत बड़े देवकामत किस्म के ये एल्गी होते हैं। फ्यू सेंटीमीटर से लेके अप टू 75 मीटर इनकी हाइट हो सकती है। तो दे आर मल्टीसेलुलर, बट मल्टीसेलुलरिटी के साथ साथ दे हैव holding themselves in marine environment with the help of holdfast. They have stem-like stripe and they leaf like blades, but they cannot be regarded as two-stem leaves or roots because they don't have vascular bundles. इनकी जो एग्जांपल है आपके पास वो है कैल्प्स, मैक्रोसिस्टस। कैल्प्स जो होते हैं, they are large in size, कोई 75 मीटर, and they can be the future food. So they live in cool water, rocky shores where there are not much waves, so they can grow larger in size. And they have chlorophyll A and chlorophyll C. इसके बाद नेक्स्ट जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी जो होते हैं, इनके अंदर खास बात क्या होती है? मल्टी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फैदरी किस्म का स्ट्रक्चर होता है इनका। दे हेल्ड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट के जरिए से फिक्स्ड होते हैं। और दूसरी खास बात इनके अंदर क्या होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट भी डिपॉजिट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोरलाइन एल्गी। दे डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट, और कोरल रीफ्स जो बनते हैं उसमें कोरल एनिमल्स के साथ साथ इन रेड एल्गी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड तीसरी खास बात इनके अंदर क्या है कि दे नेवर प्रोड्यूस मोटाइल सेल। ये अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी मोटाइल सेल्स नहीं बनाते। ऑल एल्गी प्रोड्यूस मोटाइल सेल, बट रेड एल्गी नेवर प्रोड्यूस मोटाइल सेल इन देयर लाइफ साइकिल। लास्ट वन इज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होते हैं, दे मे बी यूनिसेलुलर लाइक क्लैम्डोमोनास, दे कैन बी फिलामेंटस लाइक स्पाइरोजाइरा, दे कैन बी मल्टीसेलुलर थैलस लाइक बॉडी, जैसे उल्वा जो होता है उसके अंदर मल्टीसेलुलर थैलस बॉडी होती है। They are more like plants because they have cell wall of cellulose. They have reserve food which is starch. They have pigments like chlorophyll A, B, and carotene, just like plants. And their RNA and DNA sequencing also suggests their close relationship with kingdom Animalia. So they might be the ancestors of kingdom Plantae. Kingdom Plantae के ancestor भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके DNA और RNA इनकी close relationship को show करते हैं किसके साथ? kingdom Plantae के साथ। So now next is fungus-like protists. Fungus-like protists जो होते हैं, apparently they look like fungi because they are non-motile, they have cell wall, and they may have hyphae-like structures, but actually they are not fungi. ये fungi क्यों नहीं होते? इसलिए कि they don't have cell wall of chitin, जबकि fungi के अंदर cell wall chitin की होती है। Fungi never produce motile cell, लेकिन fungus-like protists जो होते हैं motile cell बनाते हैं, they may produce amoebas or flagellated cells. इसी तरह फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, दे लेक सेंट्रियोल, बट फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स हैव सेंट्रियोल। फोर्थ वन, फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स आर डिप्लॉइड, व्हाइल जो फंजाई होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वजह से इनको निकाल दिया गया, किंगडम फंजाई में से निकाल दिया गया, बिकॉज किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल काइटन की है, इनके अंदर नहीं है। किंगडम फंजाई के अंदर मोटाइल सेल नहीं बनते, इनके अंदर बनते हैं। किंगडम फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इनके अंदर सेंट्रियोल होता है। किंगडम फंजाई के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन होती है, इसमें डिप्लॉइड कंडीशन होती है। सो दीज वर द रीजन, दैट इज व्हाई दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम फंजाई, एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा, एंड दे आर कॉल्ड एज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट के दो ग्रुप्स हैं आपके पास। एक को आप कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, आर दे आर कॉल्ड एज मिक्सोमाइकोटा, और दूसरा ग्रुप जो इसको आप कहते हैं वाटर मोल्ड्स, आर दे आर आल्सो कॉल्ड एज oomaicota। ठीक है जी, these are the two groups which are apparently fungus-like, but actually they were excluded from kingdom fungi. Slime molds are having slimy cells. This slimy cell is a multinucleated cell. That's why it is called as sinusitic. Multinucleated यानी इसके अंदर large number of nucleus हैं, इसलिए इसको आप sinusitic cell भी कहते हैं। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है? ये प्लाज्मोडियम या इसकी वेजिटेटिव बॉडी, it can be up to 1 feet or 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर साइज का हो सकता है, मैक्सिमम साइज का, और इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, एंड देयर वेजिटेटिव बॉडी इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। इट इज नॉट अ प्लाज्मोडियम व्हिच इज मलेरिया कॉजिंग डिजीज, इट इज एक्चुअली अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोडियल स्लाइम। इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? ग्रोइंग कंडीशन के अंदर ये ट्री लॉग्स के ऊपर या डिकेइंग जो मटेरियल होता है लीव्स वगैरह उनके ऊपर ये ग्रो करते रहते हैं, और ड्यूरिंग ग्रोथ दे कैन इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स, स्पोर्स,
ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा, और उनको इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, उनके नंबर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, न्यूक्लियाई की इनका साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे कंडीशन अनफेवरेबल होने लगती है तो एट द स्टार्ट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दीज स्पोरेंजियोफोर, एंड ऑन टिप ऑफ दीज स्पोरेंजियोफोर दे आर प्रोवाइडेड विद दीज स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर, यहाँ पर इनके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस के जरिए से दे प्रोड्यूस दीज स्पोर्स, they produce spores as a result of meiosis. These spores are haploid spores. ये जो होते हैं ये haploid spores होते हैं। अब ये डिस्पर्स हो जाते हैं, अनफेवरेबल टाइम को गुजारते हैं, जैसी कंडीशन सुटेबल होती है तो these spores में germinate to form these amoeboid cells, or they may produce flagellated cells। ठीक है जी, दोनों तरह के हो सकते हैं। amoeboid cells जो होंगे they will fuse and they will produce zygote. Same is the case with flagellated cells. They may also fuse to form zygote. Zygote will surpass unfavorable condition and then develop into a new plasmodium, which is slime mold, and this keep on growing on dead decaying material, spores etc. उनको ये ingest करेगा और grow करेगा, again will reach 30 centimeter height, and again जैसे ही condition unfavorable होंगी तो it will start producing this sporangia and sporangiophore, and they will produce spore as a result of meiosis. So they produce motile cell, they're diploid, ठीक है जी, that's why they are excluded from kingdom fungi। and इसकी common example आपके पास क्या है? Physarum polycephalum is the most common example of these slime molds. They complete their life cycle in which they have had diploid predominant stage, and they have produced haploid gametes as a result of meiosis, and they will fuse to form again zygote, and zygote will again develop into a new slime mold.